मेड इन इंडिया आईफोन 16 जिसका वैल्यू है लगभग $14 बिलियन से ज़्यादा, अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। और ये सब पॉसिबल हुआ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वजह से, जिसका नाम है फॉक्सकॉन, जिसने चाइना में अपना प्रोडक्शन काफ़ी कम किया है और इंडिया में तेज़ी से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट का एक ह्यूज रिटर्न भी फॉक्सकॉन को मिला है। फॉक्सकॉन का बिजनेस इंडिया में लगभग 2025 में 10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, जबकि इनिशियली उन लोगों ने सिर्फ 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। और इसी वजह से आज फॉक्सकॉन का इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 10 बिलियन हो चुका है। दरअसल फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मेनली आईफोन्स बनाती है। रिसेंटली उन्होंने चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया है। एप्पल अब इंडिया से अपने आईफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ चाइना में लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के अंडर काफ़ी सब्सिडीज और टैक्स इंसेंटिव्स कंपनी को दिया है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। फॉक्सकॉन के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है तमिलनाडु के चेन्नई के पास, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इन प्लांट्स में आईफोन 16 और 16 प्रो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, जो पहली बार चाइना के बाहर प्रो मॉडल्स का प्रोडक्शन है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने भी अपना 6,000 करोड़ का एक बड़ा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु के होसूर में एस्टेब्लिश किया है, जो अगले 2 साल में तमिलनाडु में लगभग 50,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। साथ ही पेगाट्रॉन नाम के एक और कंपनी, जो एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भी प्लांट तमिलनाडु में है, जो लगभग 10,000 एम्प्लॉयज के साथ 5 मिलियन आईफोन्स हर साल प्रोड्यूस करता है। और इस प्लांट को शायद बहुत ही जल्दी ही टाटा को हैंड ओवर किया जाएगा। ये डील अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इसके फाइनल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसके अलावा फॉक्सकॉन मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली प्लांट कर्नाटका में एस्टेब्लिश करने वाला है, जिसको प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम दिया गया है। ये बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के ITIR इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा। इसमें लगभग 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉक्सकॉन की तरफ से होगा, जो लगभग 40,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। फॉक्सकॉन के नए 3 प्लांट्स भी चेन्नई के नियर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे। साथ ही फॉक्सकॉन के 500 मिलियन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद के पास भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पूरे एरिया में लगभग 25,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी फॉक्सकॉन को अप्रोच किया है ताकि वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में भी बनाए। इसके बाद ये कंपनी आंध्र प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डिजिटल हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट यूनिट सेटअप करने के लिए एग्री हो गई है। इन सब के अलावा JSW ग्रुप भी तमिलनाडु में लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही ब्रुकफील्ड ने भी लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में करने का अनाउंस किया है। और भी ऐसी काफी सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है जो रिसेंटली इन स्टेट्स में कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है। अब जो इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये सब इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के साउथ रीजन्स में ही क्यों दिख रहा है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इंडिया के साउथ साइड वाले स्टेट्स में ही इन्वेस्ट किया है। इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर किया का भी प्लांट शामिल है। साथ ही देश में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज तमिलनाडु में है, जो पूरे देश की लगभग टोटल 16% है। इसमें Hyundai, LG, सैमसंग, BMW, निसान, सेंट गोबेन, TVS जैसे और भी कई बड़ी कंपनी शामिल है। साथ ही फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में लगभग 700 करोड़ रुपीस खर्चा करके अपना हॉस्टल फैसिलिटीज भी ओपन किया है अपने वर्कर्स के लिए। और दोस्तों, बात अगर देश की सबसे ज्यादा IT कंपनीज और टाटा इकोसिस्टम की बात करें तो वो भी साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका के बेंगलुरु में ही है। और देश के टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का लगभग 42% अकेले कर्नाटक से होता है। बेंगलुरु को आज देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी माना जाता है और आज बेंगलुरु मोस्ट प्रोडक्टिव मेट्रो एरियाज में से एक है। इंडिया के IT कंपनीज के अलावा बेंगलुरु टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और फूड जैसे इंडस्ट्रीज का भी हब है। और IT और टेक सेक्टर में भी नंबर 1 साउथ इंडियन फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट अभी हैदराबाद है। कुछ बड़े MNCs की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का भी US के बाद सबसे बड़ा ऑफिस और R&D सेंटर इंडिया में ही है, हैदराबाद में। सेम गोज फॉर Amazon एज वेल। आज हैदराबाद में लगभग 1,500 से ज्यादा IT और टेक कंपनीज का घर है, जो 6 से 8 लाख लोगों को जॉब्स दे रहा है, जिसमें सिस्को, IBM, याहू, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल जैसे बड़े MNCs भी है। और अगर हम इंडियन MNCs की बात करें तो इन्फोसिस एंड विप्रो के हेड ऑफिस बेंगलोर में ही है।
TCS का चेन्नई में है, टेक महिंद्रा का चेन्नई में है, HCL का चेन्नई में है, गूगल का बेंगलोर में है और IBM एंड इंटेल का भी बेंगलोर में है। वैसे तो वेस्ट इंडिया के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात टॉप पर है और नॉर्थ में हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का NCR वाला पार्ट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये अपने रीजन्स में कुछ ही स्टेट्स है जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि साउथ इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना 5 स्टेट्स है और ये 5 स्टेट्स ही किसी न किसी चीज में टॉप कर रहे हैं। खासकर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो केरला को छोड़कर लगभग चारों स्टेट्स में अच्छी खासी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। चाइना से इंडिया में मूव होने वाली सभी बड़ी कंपनीज की पहली पसंद ये रीजन बना हुआ है। और इसी बीच अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स है, उस रीजन में हमें अभी तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखती है। हालांकि इन सब स्टेट्स में हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बट फिर भी FDI के मामले में ये सब स्टेट्स बहुत ही पीछे है। और आज की हमारे वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों सारी कंपनीज अब चाइना को छोड़ के इंडिया को प्रीफर कर रही है। तो दोस्तों, आजकल सब बड़े कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी एक बिजनेस अप्रोच है जहां कंपनीज अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करती है, जिसमें वो कम से कम एक और कंट्री जो चाइना के अलावा अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐड करती है, जिसमें इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे साउथ एशियन कंट्रीज शामिल है। इसका मेन उद्देश्य है चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना। अब आखिर क्यों दुनिया भर की कंपनीज पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है रिस्क मैनेजमेंट और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है, ट्रेड वॉर्स और हेल्थ क्राइसिस जैसी चीज चाइना में इंडस्ट्रीज के ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, ऑलरेडी US और चाइना के बीच में टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। US ने ऑलरेडी 250% टैरिफ्स लगा दिया है चाइना पे और बहुत सारे बिजनेसों को इसकी वजह से काफी लॉस हुआ है। तो इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कंपनीज ये पॉलिसीज फॉलो कर रही है। सेकंड रीजन है कॉस्ट कंसर्न। चाइना में लेबर कॉस्ट पिछले कुछ सालों में तेजी से इंक्रीज हुआ है। लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनीज को ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट लोकेशंस ढूंढने पर मजबूर कर रही है। थर्ड रीजन है इंक्रीज कंपटीशन। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जैसे इंसेंटिव्स लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने काफी टैक्स इंसेंटिव्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने तेजी से पोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज और PM गतिशक्ति कॉरिडोर को डेवलप किया है, जिससे इंडिया का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है। इसके वजह से बड़ी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्यों ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हमें साउथ इंडिया में ही देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे एक्चुअल में कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि काफी सारे रीजंस है जो सभी एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान से देखें। तो नंबर 1 है पोर्ट कनेक्टिविटी। दोस्तों, कंपनीज आज चाइना से इंडिया में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहा है ताकि वो इंडिया में सस्ते में अपना प्रोडक्शन कर सके और बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सके। अब इंडिया से मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो होता है वो पोर्ट से ज्यादातर होता है। कोई भी पोर्ट सिटी या स्टेट किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, ताकि कंपनीज अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम मैनेज कर सके और पूरे वर्ल्ड में अपना प्रोडक्ट्स को इजीली एक्सपोर्ट कर सके। तो गाइस, एज यू नो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में वेल डेवलप पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और तेलंगाना और कर्नाटक भी पोर्ट से बेटर तरीके से कनेक्टेड है। इंडियन गवर्नमेंट तो सभी स्टेट्स को पोर्ट के साथ अच्छे से कनेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड PM गतिशक्ति कॉरिडोर पर काम कर रही है, बट फिर भी अभी पोर्ट स्टेट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। नंबर 2 है स्किल्ड वर्कफोर्स। दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला जैसे स्टेट्स में वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन सिस्टम है, जहां से हर साल लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस प्रोड्यूस होते हैं और ये टैलेंट पूल कहीं ना कहीं इन टेक कंपनीज को अट्रैक्ट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और इसी चीज में एक पॉइंट और है, हाई लिटरेसी रेट, जो तमिलनाडु और केरला स्टेट्स में काफी बेटर है। साउथ इंडिया हमेशा से ही फोरफ्रंट रहा है हेल्थ और एजुकेशन का। दोस्तों, रीजन नंबर 3 है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड रीजनेबल प्राइस। फ्रेंड्स, अगर आप साउथ इंडिया के सभी स्टेट्स के लैंड प्राइसेस महाराष्ट्र और दिल्ली NCR जैसे बाकी रीजन से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं लैंड प्राइसेस ज्यादा रीजनेबल है और कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशंस भी साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा इजी है। रीजन नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी साउथ इंडियन स्टेट्स काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, जिसमें बेटर रोड्स, पोर्ट्स और पावर सप्लाई शामिल है। तो दोस्तों, रीजन नंबर 5 है टैक्स इंसेंटिव्स और बिजनेस पॉलिसीज। साउथ इंडियन स्टेट्स हमेशा से अलग अलग इन्वेस्टर समिट करके नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव्स, इजियर लैंड एक्विजिशन, फास्ट अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट्स देती है। ओवरऑल गवर्नमेंट एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट देती है इन्वेस्टर्स को। इसी सेम चीज में महाराष्ट्र और गुजरात भी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आज भी इंडिया में काफी सारे ऐसे स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड
जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्विजिशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। रीजन नंबर 6 है सेफ्टी। साउथ इंडियन स्टेट्स ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू बॉर्डर स्टेट्स। साउथ इंडियन स्टेट्स में लीस्ट टेरर अटैक का चांसेस है और साउथ इंडियन स्टेट्स में दंगे फसद के हिस्ट्री भी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, बिहार एक्सेट्रा। और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में जैसे कि आपको पता ही है, लेफ्ट गवर्नमेंट जब था उनके कई उल्टे सीधे पॉलिसीज की वजह से कई कंपनीज को छोड़ के जाना पड़ा। इसकी वजह से वेस्ट बंगाल और इन सब स्टेट्स का रेपुटेशन बहुत ही खराब हो गया। जैसे कि आपको पता ही है टाटा के साथ क्या हुआ था। इन सब कई रीजंस की वजह से लोग आज बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इन सब स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करने को डरते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं कहाँ कुछ दंगा या कुछ हो जाए। रीजन नंबर 7 है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इंडिया के साउदर्न पार्ट्स में आज से ही नहीं बल्कि लंबे समय से इंडस्ट्रीज है, जिसकी वजह से तमिलनाडु आज देश में इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है। तो वो कर्नाटका इंडिया में IT और टेक में नंबर 1 है, जो कि एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ऑलरेडी इतने सारे कंपनीज और इंडस्ट्रीज के काफी टाइम से वेल रनिंग होने की वजह से एक सेफ साइड बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। उनको भी इन एरियाज में ऑपरेशंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि कोई नए रीजन में अगर कोई इन्वेस्ट करे तो बहुत ही रिस्क हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आज बड़ी कंपनी साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस पूरे टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।